बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बताएंगे। धीरे धीरे यूपी में माहौल बनने लगा है दर्शकों चुनाव का, और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आपको यही मिलेगी। मैंने कहा था, और देखिए आज एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं जो बता रही है कि यूपी में माहौल बदलने लगा है। और जैसा पिछले चुनावों में राज्यों में हमने देखा है, गाने आने लगे हैं दर्शकों। और बीजेपी ने एक नया गाना भी लॉन्च किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और कैसे युवाओं की नौकरी पर सियासत आगे बढ़ रही है वो भी समझाएंगे। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश का गौरव जो उससे यहाँ टकराएगा, जिसने पग पग पे विकास किया उससे अधिक कर पाएगा। और राम लला की कृपा जिससे इतिहास वही दोहराएगा। 22 में जो आया था फिर 27 में आएगा। पिछले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। सफाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। और मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है और फिर उसके बाद में छोड़ देती है। वो खुशफहमी की दुनिया में जी रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो हकीकत की ज़िंदगी में आए। इस बार फिरकोणीय मुकाबला होगा। हिजाब पर सवाल उठाने वाले कौन? आप कौन? कोर्ट क्यों सवाल उठा रहा है हिजाब पर? ये हर लड़की की अपनी आज़ादी है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? भारत का नया यूपी है, अब कोई नहीं मोहताज यहाँ। और बट जाओगे तो कट जाओगे, मंत्र यही सिखलाएगा। 22 में जो आया था फिर 27 में आएगा। सुना दर्शकों आपने, ये गाना लॉन्च करके बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार फिर से चुनाव जीत रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे और किन बातों पर फोकस किया जा रहा है चुनावों से पहले। ये आप देखिए, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है दर्शकों, 1 लाख नौकरी का ऐलान किया है जो अगले 5 से 6 महीने में दी जाने वाली है। दूसरी बड़ी बात, अभी आपने देखा था स्कूलों के छात्रों से सीएम योगी की मुलाकात हुई, और उन्होंने भी कहा था अगर कोई स्कूलों में समस्या है तो तुरंत उस पर काम होना चाहिए। अब उसकी सूरत बदली जाएगी। और यहाँ आप देखिए, अलग अलग जगह से, जापान से भी उत्तर प्रदेश डील कर रहा है, सुरक्षा का भरोसा दे रहा है ताकि निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ सके। और यही 3 बड़े कारण हैं दर्शकों जिससे चुनाव में माहौल बदल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये आज जेनजी के साथ योगी आदित्यनाथ की सेल्फी काफी चर्चा का विषय बन रही है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आज नौकरी को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है वो जरा आपको सुनवा देता हूं। अगले 6 महीने के अंदर
नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, यूपी में सियासत अब इसी मसले पर हो रही है। ये आप देखिए, ये स्कूलों पर सियासत हो रही है। ये है स्कूल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के वक्त में, और ये दावा किया जा रहा है अखिलेश का स्कूल। कैसे दर्शकों, दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। दिखा रहे हैं, जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। लेकिन दर्शकों, यह मुद्दा अब नौकरी और अच्छे स्कूल से आगे बढ़ गया। स्कूलों में हिजाब पर एक ऐसा फैसला आया जिसने सियासत को और गरमा दिया है। वो फैसला है दर्शकों, स्कूलों में हिजाब नहीं पहना जा सकता। जाहिर सी बात है, वहां तो बच्चे होते हैं, उन्हें किसी धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वो तो यहां पर अपनी यूनिफॉर्म जो उनकी स्कूल की होती है उसी में आते हैं, और इसलिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यहां पर किसी भी धार्मिक तरह से आप कोई भी पहनावा नहीं पहन सकते हैं। और इसी को लेकर दर्शकों सियासत हो रही है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब मैं ये बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में नौकरियों की बरसात होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है। कैसे दर्शकों, आपको बता दें, 6 महीने में योगी सरकार 1 लाख नौकरी देने की तैयारी में। 1 लाख नौकरी दर्शकों, 604 करोड़ से जो स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें ठीक किया जाएगा। अगर उनमें कुछ खराबी है तो बेहतर किया जाएगा, उनके भवन ठीक नहीं है तो उन्हें संवारा जाएगा। उसके लिए 604 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है दर्शकों निवेश का। उत्तर प्रदेश में 120 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उत्तर प्रदेश टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाए। और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए बच्चों को नौकरी देने के लिए योगी सरकार वादा कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। दिखाएंगे आपको, उससे पहले खास रिपोर्ट। बुलडोजर बुलेट वाले सीएम योगी का टारगेट अगले 6 महीने के लिए सेट हो गया है। चुनाव से पहले हर उस युवा को नौकरी मिल जाएगी जो योग्य है, जिनके पास डिग्री है, जो नकल मुक्त अकल युक्त शिक्षा में विश्वास करते हैं। नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। जात पात की सियासत से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश इतिहास रचने के नक्शे कदम पर है, लेकिन अखिलेश पीडीए में जाति का समीकरण तलाश रहे हैं, मौलाना हिजाब में मजहब तलाश रहे हैं, और योगी 27 की परीक्षा नौकरी से पास करने वाले हैं। तो मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है और फिर उसके बाद में छोड़ देती है। वो खुशफहमी की दुनिया में जी रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो हकीकत की ज़िंदगी में आए। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सेल्फी विद सीएम ने मैसेज क्लियर कर दिया कि इस बार का चुनाव नाम पर नहीं, काम पर लड़ा जाएगा। चाहे सामने अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, नौकरी वाली आंधी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन दर्शकों, दावा तो यह किया जा रहा है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीत नौकरी से मिलेगी, और इसकी तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। और ये खेल है 2027 का। यूपी में 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी है। सीएम योगी यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। आपको बताएं, इसका ऐलान कर दिया है और अब बारी ज्वाइनिंग लेटर की है।
उन्होंने कहा 6 महीने में 1 लाख ज्वाइनिंग लेटर बांटूंगा। योगी कहते हैं, यानी इसका अंदाजा आप लगाइए दर्शकों कि जनवरी 2027 तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा, जो चुनावी साल में चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। पिछले 9 साल में 9.30 यानी लगभग 9.5 लाख सरकारी नौकरी मिली है और इस आंकड़े को 10 लाख के पार ले जाने की योगी सरकार की तैयारी है, क्योंकि उनकी मर्जी पूरी है और इसीलिए ऊर्जा और प्रतिभा से अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। सीएम योगी ने सभी आयोग और भर्ती बोर्ड को इसका आदेश भी दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो, अगले 2 महीने में परीक्षा हो और 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी किया जाए। यानी कुल मिलाकर 6 महीने दर्शकों, 6 महीने के अंदर युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। इसके अलावा योगी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा 2017 से पहले नौकरी निकलते ही चाचा भतीजे वसूली क्या करते थे, युवा परीक्षा देते थे, लेकिन परीक्षा का परिणाम कभी आता ही नहीं था। आगे कहा अब चाचा भतीजे का सिस्टम यूपी में नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब उनकी सरकार है और यूपी में सपा की सरकार उनके रहते कभी नहीं आ सकती। क्या आज योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से कहा है, सुनिए। हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। अब दर्शकों, इधर योगी सरकार नौकरी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं दर्शकों हो क्या रहा है, ये आप देखिए। अभी हाल ही में जिन लोगों ने यूपी पुलिस पर हमला कर दिया था, उनके परिवार वालों से अखिलेश मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप वोट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। देखिए ये हमला हुआ है और ये वही परिवार है। दोनों तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों को। लेकिन दर्शकों यहां आप देखिए, यहां बाकायदा प्रदर्शन भी किया जा रहा है और मुद्दा है भैंस। दिखाइए जरा फुल फ्रेम दिखाइए इसे। लेकिन दर्शकों ये तो एक मुद्दा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये तस्वीर याद है ना आपको, सूर्या हत्याकांड। सूर्या को बकरीद पर ऐसे ही मारा गया था, लेकिन अब ठीक हूबहू वैसी की वैसी वारदात सामने आई है, जहां आयुष को बर्थडे के बहाने बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी। और दर्शकों इसका आरोप किस पे लगा है मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है, परिवार वाले कह रहे हैं कि असद ने आयुष शुक्ला को बुलाया बर्थडे के बहाने और फिर उसका मर्डर कर दिया है। सोचिए जरा, ये उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वाले लोग, इसको लेकर परिवार वाले क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकुओं से भोंक के। क्या नाम है उनका?
असद नाम है, असरत का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? ये 12 भाई चौड़ा में रहते हैं, किराए के मकान। और आप लोग कहाँ रहते हो? तो मैं सेक्टर 20 में रहती हूँ, किराए के मकान में। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, एकाएक इस तरह की वारदात उत्तर प्रदेश में हो रही है और पिछले अगर आप 4-5 महीने उठाकर देखेंगे तो इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये तो पुलिस पता करेगी दर्शकों। नोएडा में गाजियाबाद जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। सूर्या हत्याकांड की तरह इस बार कट्टरपंथियों ने आयुष की हत्या कर दी। आयुष को असद और उसके साथी बर्थडे पार्टी में लेके गए। आरोप है कि बर्थडे पार्टी में केक की जगह आयुष को ही काट दिया। मां ने कहा कि उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से हमला किया गया, जिसकी वजह से नाबालिग आयुष शुक्ला की मौत हो गई। इस घटना के बाद नोएडा के चौड़ा गांव में माहौल तनावपूर्ण है। परिवार वालों का दावा है कि असद ने ही हत्या की है और उसने इस बात को कबूल कर लिया है। असद ने अपने दोस्तों के सामने आयुष को मारने की बात कही। हालांकि इस मर्डर के पीछे की वजह क्या है, यह अब तक साफ नहीं है। आरोप यह भी है कि असद साजिशन आयुष को अपने साथ ले गया था और जन्मदिन पर केक की जगह हिंदू लड़के की कुर्बानी दी। आयुष की मां ने असद और उसके दोस्तों पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, मेरे बच्चे को जिस तरह से जिहादियों ने मारा है, उन कातिलों का भी योगी सरकार की पुलिस एनकाउंटर करे। साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग भी परिवार वाले कर रहे हैं। उधर असद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम का गठन हो चुका है और पुलिस के मुताबिक हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुनिए परिवार वाले क्या कहते हैं। मेरे बच्चे को बुला ले गया कमरे से, तो बोला मेरा बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ मम्मी, 2 मिनट में। बर्थडे का बहाना करके फिर मेरे बच्चे को काट दिया कमरे में, किचन में। फिर बोरी एक बच्चे से मांग के बोरी में पैक करके नाला में डाल दिया। मेरे तो एक ही बेटा था, वो भी छीन लिया। मुझे मार देता, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। केक काटने के बहाने दोनों दोस्तों ने बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया। डेड बॉडी मिलने के बाद में उसकी डेड बॉडी में कुछ भी नहीं रह गया है और आरोपी दोनों फरार हैं। मुस्लिम परिवार को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए कि ऐसा आगे कोई नहीं करे। इनकी मानसिकता क्या ऐसी होती जा रही है कि हिंदू परिवार को देखा और सीधा मतलब कौन सा जुनून है उनके परिवार में। ऊपर से मारने के बाद बोलते हैं कि हमने मार दिया, प्राउड फील के साथ। असद वो अपने दोस्तों से बोल रहा है कि हमने हैप्पी को मार दिया है और वो फरार है फिलहाल अभी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये माहौल खराब करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में बढ़ गए और इनकी उम्र आप देखेंगे तो ये स्कूल जाने वाले हैं। और इसीलिए दर्शकों आज स्कूल को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया। यूपी के स्कूलों में हिजाब बैन। ये बहुत ठीक है दर्शकों, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मजहबी सियासत होने लगती है। जाति के बाद अब मजहब पर बहस छिड़ गई। एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है जिसमें यह कहा गया कि हिजाब किसी की मजहबी स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। लेकिन स्कूल का ड्रेस कोड बिल्कुल भी हिजाब वाला तो नहीं हो सकता है। अब इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सुनाई देने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। कर्नाटक याद है दर्शकों आपको? ये तस्वीर याद है? एक कॉलेज में छात्रा बुर्के में चली गई थी, आप देखिए। इस दौरान छात्रों ने उसका विरोध किया था, जिसके बाद धार्मिक नारे लगने लगे और इसी दौरान स्कूल में हिजाब को ड्रेस कोड घोषित करने की मांग होने लगी। तभी से यह मांग बढ़ी पूरे देश में, आपको याद होगा। दरअसल दिसंबर 2021 में उडुपी के कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने की मांग की थी। कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में ड्रेस कोड का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2022 को हिजाब पहनी हुई छात्राओं को कक्षा में बैठने से रोका। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू किया और हिजाब के विरोध में कई जगह पर हिंदू छात्र भगवा गमछा डालकर आ गए, जिसके बाद हिजाब बनाम भगवा का रूप लेकर राज्य में और देश भर में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना। लेकिन इस विवाद को योगी सरकार के स्कूलों में एंट्री नहीं मिली। क्या हुआ दर्शकों? इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने देश के स्कूलों में हिजाब को ड्रेस कोड की मान्यता दिलवाने की कोशिश करने वाले मौलानाओं को
सियासी जमीन हिला दी है उनकी और बताया है कि यह देश कानून से चलता है। अब मौलाना कोर्ट के फैसले को धार्मिक आजादी और निजी स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, हाईकोर्ट में जब यह मामला गया तो छात्राओं ने कहा कि हमें स्कूल में हिजाब पहनना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आपका स्कूल सेक्युलर है और यहां पर सभी छात्र एक यूनिफॉर्म में आते हैं, किसी को भी धार्मिक या मजहबी कपड़े पहनने की आजादी नहीं होनी चाहिए। सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? क्या ये इंसान की आज़ादी पर का हनन नहीं है? इसलिए आज हिजाब पर सवाल उठाने वाले कौन? आप कौन हैं? क्यों आप हिजाब पर सवाल उठा रहे हैं? या कोर्ट क्यों सवाल उठा रहा है हिजाब पर? सवाल यह है दर्शकों, क्या वाकई हिजाब स्कूल कॉलेज की ड्रेस कोड का हिस्सा हो सकता है? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल का एक अपना खास ड्रेस कोड होता है ताकि अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बच्चे एक समान दिखें। इसी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और सोचिए जरा दर्शकों, कोर्ट ने कहा हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल का ड्रेस कोड अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है। स्कूल अपनी पहचान और अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी ने हिजाब नहीं पहना। उसके समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब धारण नहीं किया। हिजाब इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं और हिजाब नहीं पहनने से किसी की आस्था खतरे में नहीं पड़ती है। सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है और कोर्ट का आदेश साफ है दर्शकों, स्कूल में हिजाब के लिए अब कोई जगह नहीं। या तो स्कूल में हिजाब पहनकर मत आओ या फिर बिना स्कूल ड्रेस के स्कूल मत जाओ। लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड अब हिजाब विवाद पर क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि छात्रों की मर्जी है, वो जो पहनकर आए आ सकते हैं। लेकिन यही राहुल गांधी मनुस्मृति पर सवाल उठाते हैं। सुनिए जरा। जो महिला पहनना चाहती है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। भी शिक्षा का संस्था जो धर्म पे आधारित ना हो या धार्मिक संस्था के आधार पे नहीं बनाओ, तो वहां पर यूनिफॉर्म और पढ़ाई ये सब होगा। अब यदि किसी बच्चे को या किसी परिवार को ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं या अपने धर्म के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, और ऐसे कई अलग अलग धर्म के शिक्षा के केंद्र हैं, तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले को हम धन्यवाद देते हैं। हम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी बच्चों के लिए एक सा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि यदि तरह तरह के वस्त्र पहनेंगे तो बच्चों में अलग जाति धर्म भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी। हिजाब के नाम पर सामुदायिक बवाल और सामुदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनकी अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं पूरी तरह से भारत की तैयारी है कूटनीतिक स्तर पर अलग अलग देशों में अपनी पैठ जमाई जाए, और इसके लिए मोदी के 4 दूत 4 देशों में महामिशन पर हैं, जिसमें चाइना और रूस भी शामिल है। दर्शकों आज आपको बताएंगे कि आखिर भारत की तैयारी क्या है। देखिए जरा।
दर्शकों आपको बताते हैं पूरी तैयारी है भारत की। सबसे पहले तस्वीर देखिए, एस जयशंकर रूस में है, पीयूष गोयल अलग मिशन पे, अजीत डोभाल चीन पहुंचे हुए हैं और आपको बताएं निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल है। यानी 4 देश में महामिशन भारत का शुरू हो चुका है। अब आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों, ये आप देखिए, यहां चीन में पहुंचे अजीत डोभाल, वाइस प्रेसिडेंट से चीन की मुलाकात की है और यहां पुतिन से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों तस्वीर दिखाई। चीन रूस बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं भारत के लिए, विशेष तौर पर ब्रिक्स समिट से पहले ये काफी अहम तस्वीर है दर्शकों। इसके मायने क्या हैं आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, इधर जापान पहुंच गए पीयूष गोयल और जापान के साथ भारत लगातार डील कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आने वाले भविष्य में जापान के साथ बहुत सारे करार होने हैं। और इधर कनाडा में है निर्मला सीतारमण। विदेशी निवेश पर सरकार का फोकस है दर्शकों, और जापान और कनाडा में क्या आगे की तस्वीर रहेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस समय आपको बताते हैं दर्शकों, एआई के जरिए समझाते हैं कि भारत यानी मोदी के 4 दूत कहां पर पहुंचे। ये आप देखिए, यहां से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे रूस, इधर अजीत डोभाल, जहां सीमा विवाद को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, चीन से क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। पीयूष गोयल पहुंचे हैं जापान और निर्मला सीतारमण पहुंची हैं कनाडा। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत में निवेश को लेकर रक्षा के क्षेत्र में क्या होने वाला है और ब्रिक्स समिट से पहले रूस और चीन के साथ जब हम मिले तो ट्रंप कैसे परेशान हो गए ये आज आपको दिखाऊंगा। उससे पहले रिपोर्ट। चार देश, 4 दूत और भारत का महामिशन। चीन से रूस तक मोदी के दूत कूटनीति से अर्थनीति तक ऐसी चाल चल रहे हैं कि दुनिया दंग है। थैंक यू वेरी मच। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में है, चीन के साथ बॉर्डर विवाद पर महामंथन चल रहा है जिसके सुलझते ही पूरा गेम बदल जाएगा। पिछले 2 सालों में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार कजान और तियानजिन में मिले हैं और चीन भारत रिश्तों के डेवलपमेंट पर कई जरूरी सहमतियों पर पहुंचे हैं। चीन के साथ मॉस्को में भी भारत की मौजूदगी से ट्रंप की टीम दंग है। पुतिन जयशंकर की मुलाकात की दुनिया अपने अपने मायने निकाल रही है। 4 दूत, 4 देश, एक मिशन, भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई देना। दुनिया की नजर भारत पर है, जहां जल्द ही पुतिन भी मौजूद होंगे और जिनपिंग भी। ये वही दिन होगा जब दुनिया भारत में नया ग्लोबल ऑर्डर बनते देखेगी। लेकिन दर्शकों, यही भारत की तैयारी है। और देखिए, दुनिया अलग अलग तरह से तैयारी करती है, लेकिन भारत अपनी तैयारी दोगुनी रफ्तार से करता है। कैसे, आपको समझाते हैं। आप देखिए, भारत के 4 बड़े चेहरे इस वक्त 4 देशों में मिशन पर हैं। चीन से जापान तक और रूस से कनाडा तक मिशन जारी है दर्शकों। लेकिन सबसे अहम है एनएसए अजीत डोभाल का बीजिंग दौरा। सीमा विवाद के बीच डोभाल चीनी वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्रिक्स से पहले रूस चीन में भारत की मौजूदगी पर दुनिया की निगाहें हैं, नजर टिकी हुई है। लेकिन इन 2 देशों के अलावा भारत के मंत्री कनाडा और जापान में हैं। जापान में पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं। 200 से ज्यादा कारोबारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है, उनके साथ पहुंचे हैं। गोयल के एजेंडे में निवेश, व्यापार, सेमीकंडक्टर और तकनीक प्रमुख है। वहीं चौथे मोर्चे पर हैं निर्मला सीतारमण, कनाडा और अमेरिका दौरे पर। आपको बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा में भारत के लिए वैश्विक निवेश तलाशेंगी। यानी जब दुनिया युद्ध में उलझी है तब भारत गेम चेंजर मिशन चला रहा है। और यह मिशन कूटनीति के मंच से आर्थिक रणनीति तक चारों तरफ काम कर रहा है, जो इशारा है कि ब्रिक्स से पहले भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है दर्शकों। और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।
आगे आपको बताऊंगा चीन का दौरा कितना खास है, लेकिन पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हम मुकाबला अब कर रहे हैं विकसित देशों का, जो अभी भी कहते हैं कि दुनिया के कानून हमारे अंतर्गत होंगे। तो अगर भारत और चीन के बीच में एक तरह से कोई शांति नहीं होगी, ये लोग उसका फायदा उठाएंगे। पश्चिमी देश आपको मेरे अगेंस्ट भड़काएंगे और मेरे को आपके अगेंस्ट। तो आपसे अनुरोध है चाइना से कि आप थोड़ी देर के लिए शांति रखिएगा। जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं हम उन पे अलग से बातचीत करेंगे और हम समझौता करेंगे। और फिर जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, तुर्की भी उनको हथियार दे रहा है, सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप संयम बरतें, क्योंकि फिर जब अगर हमें जवाब देना पड़ेगा हम देंगे। अब जो वो रूस गए हैं हमारे विदेश मंत्री, वो सिर्फ यही कि भाई जो आपके साथ हमारी डील है हथियारों की, और देख लीजिए तुर्की ड्रोन वगैरह भेज रहा है और ये कर रहा है, वहाँ कर रहा है, कितने सारे उसके जहाज उतरे हैं जहाजिस्तान में। हो सकता है कि वो हमसे पंगा लेने की कोशिश करेगा जहाजिस्तान, तो आप जरा सतर्क रहिएगा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अजीत डोभाल चाइना क्यों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि चर्चा इसकी हो रही है। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आप, बीजिंग में अजीत डोभाल चीन के वाइस प्रेसिडेंट से मिले। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है दर्शकों, और इस मुलाकात में क्या क्या हुआ है आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। दावा यह किया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री से, हटाइए जरा, मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। बातचीत हुई है बॉर्डर को लेकर दर्शकों। ये आप देखिए, बॉर्डर विवाद की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि लंबे समय से चीन और भारत में बॉर्डर विवाद रहा है। लेकिन अब इस मिशन पर अजीत डोभाल गए हैं ताकि इसे जल्द ही सुलझाया जाए, और अगर ये सुलझेगा तो दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे और हमें फायदा होगा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, भारत चीन बॉर्डर 7 साल बाद कारोबार शुरू हो चुका है। और ये तस्वीर दर्शकों इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आने वाले वक्त में हमें और भी काम करना है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, ये जो भारत की रणनीति है चाइना के साथ आगे बढ़ने की, ये काफी फायदेमंद रहने वाली है। कैसे दर्शकों? क्योंकि चाइना पड़ोसी है हमारा, और चाइना को हम जानते हैं, चीन की चालबाजियों को जानते हैं, लेकिन हमें कूटनीतिक तौर पर काम करना होगा। और एनएस अजीत डोभाल 2 दिन के चीन दौरे पर इसलिए गए हैं, जहां उनकी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट हान जिंग से हुई है। सीमा विवाद के बीच डोभाल की बीजिंग यात्रा बेहद अहम है। दोनों देशों के प्रतिनिधि स्तर की बैठक में बॉर्डर पर चर्चा हुई। बैठक में डोकलाम से अरुणाचल तक बॉर्डर विवाद पर बातचीत हुई। ये दोनों मैप में भारत और चीन के आपको दिखा रहा हूं। अजीत डोभाल के चीन भेजे जाने के पीछे डोकलाम डॉक्ट्रिन है दर्शकों। दोनों देशों ने 2003 में सीमा विवाद सुलझाने का एक प्लान बनाया। उसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका मकसद था 3488 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद को सुलझाना। लेकिन 2020 में क्या हुआ? गलवान में झड़प हो गई। उसके बाद 5 साल तक बातचीत बंद रही। हालांकि अब चीन संकेत दे रहा है कि वो विवाद सुलझाने को तैयार है। लिहाजा अजीत डोभाल अपने दौरे पर चीन में कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 को डिसएंगेजमेंट समझौते की समीक्षा भी की। अगर बीजिंग में बातचीत अच्छी रही दर्शकों, तो सीधा असर ब्रिक्स समिट पर पड़ेगा। इससे मोदी जिनपिंग के बीच समझौते का रास्ता साफ हो सकता है। अगर भारत चीन का बॉर्डर विवाद सुलझता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा दर्शकों। इससे कारोबार में भारत चीन के साथ आने का रास्ता खुलेगा। और आपको बताएं, अगर भारत चीन साथ आए तो दुनिया में एक नई महाशक्ति बनेगी, और यही दोनों देशों की कोशिश भी है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। नवंबर 1962 में ये शुरू हुई थी, बल्कि उसके पहले चीन ने कब्जा करना शुरू किया। तो 65 साल पुराने इस समस्या को, जो कि अब इतनी रूढ़ हो चुकी, इतनी रिजिड हो चुकी है कि इसको 1-2 बार की यात्रा के बारे में बात नहीं सुलझाया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अजीत डोभाल वाइस प्रेसिडेंट से ये कहने गए हों कि कोशिश करें कि इस वार्ता के जिसमें अगली ब्रिक्स समिट में, शीर्ष वार्ता में, जिसमें हू जिनपिंग भी आने वाले हैं, शी जिनपिंग, उनसे वो ये बात करें और हम लोग इस दिशा में नया प्रयास करें। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अभी तक भारत और रूस और चीन तीनों देशों की मुलाकात हुई है, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्ते में। ये मुलाकात याद है ना दर्शकों आपको?
अब ब्रिक्स में भी दावा किया जा रहा है कि तीनों देश जुटेंगे और ब्रिक्स में भारत, रूस और चाइना मजबूत साझेदार है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये मॉस्को में पहुंचे हैं एस जयशंकर। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। Excellency, you spoke of our wide-ranging cooperation in many domains, from energy, nuclear, metallurgy, space. लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, इस बीच खबर तो यह है कि यूएस का ग्लोब मास्टर भी रूस में उतरा है। उसके बारे में भी चर्चाएं काफी तेज हैं, लेकिन अभी बात एस जयशंकर के दौरे की, क्योंकि भारत, रूस, चीन की बढ़ती नजदीकियों से दुनिया बेचैन है। भारत के दांव से सबसे बड़ी खलबली तो पेंटागन में मची हुई है, क्योंकि भारत, रूस, चीन का मिलना यूएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस और चीन पहले से ही अमेरिका के बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। और अगर भारत, रूस, चीन तीनों करीब आ जाएं तो ग्लोबल समीकरण बदल सकता है। तीनों देशों की संयुक्त आबादी दुनिया की करीब 40% है। तीन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, विशाल सैन्य क्षमता मौजूद है। रूस के पास ऊर्जा, चीन के पास विनिर्माण और भारत के पास बड़ा बाजार। तीनों मिलकर अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तीनों ताकत रखते हैं दर्शक, और अमेरिका और नाटो को सीधी चुनौती भी दे सकते हैं। इसलिए भारत, रूस, चीन की बढ़ती नजदीकी पर वॉशिंगटन की नजर है। आपको बताऊं, 12 दिन बाद ब्रिक्स में तीनों देशों के बड़े नेता जुटने वाले हैं। ब्रिक्स समिट में पुतिन, जिनपिंग के साथ मोदी की बेहद अहम बैठक होगी। तीनों की नजदीकी का मतलब दुनिया में नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत होना। यही बदलता शक्ति संतुलन अमेरिका समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने लगा है दर्शकों। और आपको बताएं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और सुनिए जरा हिलारी क्लिंटन इस पर क्या कहती है। पश्चिम एशिया के संकट से बाहर निकलने में चीन और भारत अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ईरान से सबसे अधिक तेल और गैस खरीदने वाले देशों में चीन और भारत शामिल हैं। इसकी कुंजी शायद चीन और भारत हैं, क्योंकि यदि आप देखें तो ईरान से सबसे अधिक तेल और गैस कौन खरीदता है तो वह भारत और चीन है। If you look at who buys the most. अब दर्शकों, इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में होने लगी, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए जरा दिखाओ। ये आपको याद है दर्शकों, ब्रिक्स समिट 2026 की तैयारी भारत में हो रही है, और इसके पहले ब्रिक्स समिट ऑनलाइन भी हुई थी दर्शकों। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ब्रिक्स समिट जब होगी तो 7 साल बाद जिनपिंग के आने की तैयारी है, और फिर से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तैयारी है। भारत में ब्रिक्स समिट का होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके पहले G20 समिट में भी भारत ने बहुत बड़े और अहम फैसले लिए थे। लेकिन अब जो फैसले लिए जा रहे हैं दर्शकों, वो काफी खास हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं ब्रिक्स में। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ब्रिक्स में दर्शकों, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को खत्म करने का महामिशन शुरू हो चुका है। ग्लोबल ऑर्डर पर दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी अब ब्रिक्स देशों में रहती है। यही इनकी ताकत है। दुनिया के 40% से ज्यादा कच्चे तेल के कुएं ब्रिक्स के नियंत्रण में हैं। यह हैं ब्रिक्स देश, देख लीजिए। ब्रिक्स की कंबाइंड जीडीपी G7 देशों से आगे निकल चुकी है, और सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स पर ब्रिक्स देशों का दबदबा है। ब्रिक्स के पास दुनिया के 52% परमाणु हथियार मौजूद है दर्शकों। इसलिए कहा जा रहा है ये ब्रिक्स देश बहुत खास हैं, जिसमें भारत, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं।
इंडिया, रशिया, चाइना तीनों का इन दोनों बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होना, ये अपने आप में डेफिनेटली अमेरिका की सुपर पावर को एक चैलेंज है। लेकिन ये मान लेना कि ब्रिक्स और एससीओ मिला के तीनों ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, ये अमेरिका की सुपर पावर के स्टेटस को रिप्लेस कर देंगी, ये शायद इतनी जल्दी ना हो। लेकिन डेफिनेटली एक ये यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं रहा है और नहीं रहेगा, और उसको जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट होगा, उसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स और एससीओ के तहत इनकी एक बहुत अहम भूमिका निकल के आएगी। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार और झारखंड, क्योंकि यहां पर अब जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए। आज बीपीएससी के परीक्षा में कैंसिलेशन को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए। जब दर्शकों बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इसे भी। लेकिन दर्शकों, प्रदर्शन के दौरान छात्र आगे बढ़ने लगे, बैरिकेड तोड़ने लगे और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, जब पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए तो काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। दोनों के बीच में आप देखिए झड़प की स्थिति बन गई। दिखाइए जरा इसे। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन दर्शकों, ये तो बिहार है और बिहार में छात्र डांस करने लगे इस पर। दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, इस गहमा गहमी में एक महिला पुलिसकर्मी को चोट लगी। उनकी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। उनके साथ ही पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं। काफी ज्यादा इन्हें चोट लगी है और ये हंगामा हो रहा था। लेकिन इसे लेकर छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। रांची के बाद पटना में छात्रों के आंदोलन का नया सेंटर बन रहा है। बीपीएससी परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर जोर आजमाइश हुई। सीएम हाउस का घेराव करने निकले छात्रों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ दी तो पुलिस ने लाठियां बरसाई। पुलिस ने जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो छात्र डांस करने लगे। छात्रों ने बिहार सरकार को चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम लोग शिक्षा सुधार चाहते हैं। हम लोग शिक्षा में क्रांति चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, स्वच्छ एग्जाम हो। छात्रों के आंदोलन को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई।
प्रशांत किशोर ने सरकार को नसीहत दी, कहा लाठी के दम पर छात्रों की आवाज को दबा नहीं सकते। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए। लेकिन दर्शकों, ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिएगा। नर्सिंग छात्रों पर भी अब लाठीचार्ज की तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिखाइए फुल फ्रेम इसे। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, आखिर एकाएक इतनी ज्यादा धांधली गड़बड़ियां क्यों होने लगे हैं? इसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। क्या सिर्फ ये बिहार में हो रहा है या फिर देश भर में हो रहा है? क्योंकि पटना में हजारों छात्रों ने आज प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर आपके सामने। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र सड़कों पर आ गए। सैकड़ों छात्र सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। आपको बताऊं, पुलिस ने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र सीएम हाउस का घेराव करने पर अड़े रहे। छात्र पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपको बताऊं, छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर जोर आजमाइश हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया। एक छात्र का सिर फट गया, एक छात्रा बेहोश हो गई। लाठीचार्ज से नाराज छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को इसके बाद हिरासत में ले लिया। छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा, बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं, नई मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। छात्रों की मांग क्या है, अब यह भी जानिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। छात्र कहते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सिंगल एग्जाम हुआ था, उस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसके बाद दर्शकों, टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा उसी तरह ली जाए। बीपीएससी, दरोगा, सिपाही की भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और विभागों में खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाए। डोमिसाइल नीति लागू, यानी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकारी भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये मांग छात्रों की है, लेकिन अब इस पर क्या वाकई विचार किया जाएगा? सुनिए जरा। जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी, उन्हें समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है, अब लोगों के अपने डिमांड थे, तो जैसे जैसे लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और तो शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी, जिसको लुढ़कवाए हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये सब कुछ पटना में चल रहा है और इधर झारखंड में, रांची में अभी भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब दर्शकों, प्रदर्शन का मुद्दा उल्टा है, बदल गया है। छात्रा प्रतिमा के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। और जो राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, वो इनकी मांग नहीं उठा रहे हैं। वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन यहां पर उन्हीं की सहमति से, उन्हीं के साथ सरकार में है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद क्या हुआ दर्शकों, दिखाइए अगली तस्वीर। ये देखिए, ये हजारीबाग झारखंड में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि छात्रों को जो बदसलूकी हुई है, उनकी मांगों को मानना चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। छात्रा की एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आज बीजेपी नेता सीओ से मुलाकात करने पहुंचे और वहां पर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल रहा था। दूर रहो नहीं आप। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा,
जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। और इसे लेकर सोरेन के करीबी तो छात्रों को मारने की धमकी दे रहे हैं और बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। दोनों को सुनिए। कि 24 जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे। अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। जो कभी न कभी किसी न किसी को सोचा होगा कि सही मैंने। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ उनकी आत्मा में प्रहार करने का काम किया है। और अब जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हमले कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के दुपट्टे छीने गए उनके गुंडों के द्वारा, लेकिन केस, फर्जी केस हमारे आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर किया गया है। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये से आगे बढ़ रही है। गिरिडीह झंडा मैदान में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के उनके जिलाध्यक्ष जाकर के पीट रहे, डंडे लेकर के गए हुए। हजारीबाग में वो सारे फुटेज है, वहाँ भी डंडे लेकर के उनके जिलाध्यक्ष बाकी सारे लोग पहुँचे हुए। और इसके बाद दंडाधिकारी उनके ऊपर एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर करते? जो बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 26 दिनों तक तो धरने पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और उस दिन पुतला दहन कार्यक्रम उन लोगों का था, उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि सरकार की मानसा है कि लाठी डंडे से आंदोलन को दबाया जाए। अब दर्शकों, इस पर सियासत हो रही है, देखना होगा एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। और आजकल दुनिया में चीन की तस्वीर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन के चिट्टी, आपको याद है ना, रजनीकांत की एक मूवी आई थी जिसमें रोबोट का नाम था चिट्टी। लेकिन क्या वाकई इसी तरह के रोबोट्स हैं या फिर अभी रोबोट्स इंसान से बहुत पीछे हैं? देखिए जरा। दर्शकों, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस रोबोट की। इसका नाम है दर्शकों टियांगोंग अल्ट्रा, और इसने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिखाइए जरा इसकी रेस दिखाइए। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看看最先冲线的是，发令枪响，选手们的起跑都不错，哇。 लेकिन दर्शकों, कुछ रोबोट हैं जो अलग तरह से दौड़ते हैं। ये स्टडी के लिए देखा जा रहा है क्या इससे स्पीड बढ़ती है। दिखाइए जरा, इन्हें भी दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आज रोबोट ने वेट लिफ्टिंग की, देख रहे हैं आप। ये वेट लिफ्टिंग करता है रोबोट, लेकिन अचानक इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये आप दिखाइए जरा, कैसे ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, दिखाइए। दर्शकों, रोबोट्स वाकई क्या गेम खेल सकते हैं? फुटबॉल का गेम भी आयोजित किया, दिखाइए जरा इसे। दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आप देखिए, कहीं रोबोट इतनी तेज दौड़ता है
कि वो रुक नहीं सकता है, इसलिए सामने दीवार दिखाई। लेकिन यहाँ आप देखिए कई रोबोट जो हैं वो खराब भी हो रहे हैं। कई रोबोट्स, ये देखिए आप जरा, ये दूसरी तरफ दौड़ने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दिखाइए, तीनों तस्वीर दिखाई। लेकिन दर्शकों, चीन में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। चीन में रोबोट्स का ओलंपिक चल रहा है दर्शकों। ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चल रहे हैं। जैसे ओलंपिक में गेम्स होते हैं, ये रोबोट सारे उसी तरह के गेम खेल रहे हैं। और ये एक स्टडी का विषय है दर्शकों, इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से भी कहा जाता होगा कि आप थोड़ी मेहनत करिए, नहीं तो आने वाले समय में मशीन आपकी जगह ले लेगी। जैसे आजकल एआई का जमाना है। इंसानों जैसे रोबोट्स आज की तारीख में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, आम होते जा रहे हैं। ये रोबोट इंसान की तरह चलते हैं, दौड़ते हैं और बॉक्सिंग भी करते हैं। यहां तक कि इंसानों के साथ डांस भी कर रहे हैं। मतलब जो इंसान करेगा वही रोबोट कर रहा है। यहां तक कि अब रोबोट्स गेम भी खेल रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भी रोबोट आकर्षण का केंद्र रहे। लेकिन इस मामले में अब चीन में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चल रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, बॉक्सिंग चल रही है। ओलंपिक भी आप इसे कह सकते हैं। आप इसे इस तरह से समझिए कि चीन में इस वक्त दुनिया भर के रोबोट्स ओलंपिक खेल रहे हैं, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने बेहतरीन रोबोट्स को लेकर पहुंची, जिसमें रोबोट्स इस बार इंसानों के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ रहे हैं। 2 रोबोट्स ने 100 मीटर की दौड़ में दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। और बोल्ट ने साल 2009 में बर्लिन में 100 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाया था, उसे पूरा किया है इस रोबोट ने। 9.5 सेकंड से कम समय में इसने नया रिकॉर्ड बनाया। दिखाइए जरा इसे। 发令枪响，选手们的起跑都不错，哇，一骑绝尘。我们看9秒39，你不仅比去年的成绩翻红，科技体育盛会旗帜。इन रोबोट्स ने दुनिया के कई तेज इंसान जैसे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही ह्यूमनॉइड रोबोट ने 400 मीटर की दौड़ में इंसानों के 43 सेकंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। टियांगो अल्ट्रा रोबोट ने 400 मीटर की दौड़ 39.70 सेकंड में पूरी की है। और दर्शकों, ये मानवीय रिकॉर्ड तोड़ा है। इंसान का रिकॉर्ड 43.03 का है। आपको बताएं, ये रोबोट सिर्फ दौड़ा नहीं है, हाई जंप में भी इसने कमाल किया है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगाई। हाई जंप में इंसानों का रिकॉर्ड 2.45 मीटर का है। 1993 में यह बना था। और दोनों रिकॉर्ड बनाने वाले रोबोट बीजिंग की एक्स ह्यूमनॉइड कंपनी से जुड़े हुए हैं। और उनकी तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आपको बताएं, बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल यानी आइस रिबन में आयोजित किया जा रहा है ये पूरा ओलंपिक। इस बार 16 देशों की 666 टीमें पहुंची हुई हैं। 2056 रोबोट और 51 अलग अलग इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 30 स्पोर्ट हैं, यानी 30 अलग अलग खेलों में रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। जबकि 21 मुकाबलों में रोबोट से असली काम भी करवाया जा रहा है, जैसे फैक्ट्री का काम, रेस्टोरेंट का काम, ऑफिस या इमरजेंसी की स्थिति में लोगों की मदद करते हैं, जैसे आप और हम करते हैं। कोई और देश इस समय रोबोट्स के मामले में इतना काम नहीं कर रहा जितना चीन कर रहा है। दर्शकों, हो सकता है कि चीन ने भविष्य की पूरी तैयारी की है और बाकी देशों को पीछे छोड़ने के लिए यह तैयारी की जा रही है। इनकी अच्छाइयां तो हमें दिख रही हैं, लेकिन रोबोट्स की और टेक्नोलॉजी की कमजोरियां भी दिख रही हैं। तो क्या वाकई इससे आने वाले भविष्य में यह पता लग पाएगा कि रोबोट्स इंसान की तरह भी काम कर सकते हैं? लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, यहां चीन में रोबोट्स गेम खेल रहे हैं, लेकिन भारत में रोबोट्स का अलग तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। दिखाइए।
लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, चीन में अब रोबोट की गिरफ्तारी भी होने वाली है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं दर्शकों, ऐसा ही कुछ चीन में होने वाला है। और इसके लिए क्या तैयारी है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, आज रोबोट्स फैक्ट्री और बड़ी कंपनियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई फैशन शो कर रहा है। रोबोट्स आधुनिक फैक्ट्री और बड़ी कंपनी में काम आसान बना रहे हैं। फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन से लेकर पैकेजिंग तक हर काम रोबोट्स कर रहे हैं। लेकिन अब खबर है दर्शकों की चीन में एक रोबोट गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको भी काम के लिए ले जाया गया था, लेकिन काम जब वो नहीं कर पाया तो उस पर एक्शन हुआ है और चीन में रोबोट की गिरफ्तारी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन दर्शकों एक बात है कि अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी तो इंसानों को भी कुछ ना कुछ अलग करना होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या अपनाने से शरीर, मन और विचारों में संतुलन बना रहता है। नियमों का पालन हमें शक्ति और आत्मविश्वास देता है। प्रकृति अनुशासन और कठिन मेहनत की प्रेरणा देती है। इसलिए प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान आपको विकसित करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता और प्रसन्नता मिलेगी, ये तय मानिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।